हमारे मुकाबले में जो गठबंधन था उनकी वोट ट्रांसफरेबिलिटी बहुत अच्छी रही एक दूसरे को, और कम सीटें लड़कर भी उसके घटक दल अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा पाए। पहला कारण यह भी हो सकता है कि रिजर्वेशन का मुद्दा में जो समीक्षा की बात कह करके लोगों को दिमाग में समझाया गया कि हम आरक्षण के विरुद्ध हैं, जबकि आरक्षण विरुद्ध का मामला नहीं कहा गया था। आरक्षण हटाने की बात नहीं कही गई थी, कहा गया था कि समीक्षा होनी चाहिए। इलेक्शन के समय में ये मुद्दा उठ गया जिसका कि नाजायज फायदा लोग ने उठाया। तो श्री मोहन भागवत जी का जो ऐसे समय में बयान आना, वो पिछड़े और दलित समाज के जो लोग थे उनके मन में अविश्वास पैदा किया। उन्होंने देखा कि बिहारी बाबू को जानबूझकर बिहारी बाबू की चाहत के बावजूद, कोशिश के बावजूद दूर रखा गया, जैसे आपने भी कहा और माना, तो उनको दुख तो हुआ होगा। मैं आता कितना फर्क पड़ता नहीं कह सकता हूं, लेकिन नहीं आया तो जरूर कुछ सीटों का फर्क पड़ा होगा। नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। आज बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। चाय पर चर्चा हुई या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो चर्चा हुई उसकी जानकारी जरूर दी। जहां वोट ट्रांसफर पर महागठबंधन की तारीफ की, ये भी कहा कि उनका खुद का गणित गड़बड़ हो गया। हालांकि ये भी साफ कर दिया कि राज्य के नेताओं से भी विस्तार से हार के कारणों पर बात की जाएगी। ये भी कहा कि हार की जिम्मेदारी सबकी है। एक कयास जो सब लगा रहे थे कि भड़काऊ बयान देने वालों पर कार्रवाई का भी निर्णय होगा, उसे नकारते हुए जेटली ने कहा कि कार्रवाई के बारे में कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से सारे सवाल खत्म नहीं हो गए। बीजेपी ने जो जबरदस्त आक्रामक कैंपेन बिहार में किया और जो शर्मनाक हार मिली है, उसने पार्टी के अंदर बाहर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ अहम सवाल जो अभी बने हुए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। बिहार में हार का जिम्मेदार कौन है? हालांकि जेटली कह रहे हैं कि सब है, हार की जिम्मेदारी सब लेते हैं, लेकिन आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी और अमित शाह जो कैंपेन को लीड कर रहे थे, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? क्या अमित शाह पर कार्रवाई होगी? क्योंकि दिल्ली और अब बिहार, भड़काऊ बयान देने वालों पर क्या कार्रवाई होगी, जिस पर जेटली कह रहे हैं कि आज कोई चर्चा नहीं हुई। आरक्षण पर बयान क्यों दिया गया? क्या ये जानबूझकर दिया भागवत ने ये बयान? क्या सहयोगियों पर भी गाज गिरेगी, क्योंकि सहयोगी ने बीजेपी से भी खराब परफॉर्म किया है? क्या सरकार में आरएसएस का दखल बढ़ेगा? क्या यूपी के लिए रणनीति बदली जाएगी? जो बिहार में रणनीति काम नहीं आई, क्या उसे लागू करना सही होगा यूपी में? क्या बीजेपी, जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या अपने तौर तरीके बदलेगी? आर्थिक सवाल भी हैं बिहार चुनावों से जुड़े हुए। क्या निवेश पर बिहार चुनाव का असर होगा? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सेंसेक्स गिरा है। लेकिन क्या नीतिगत फैसले प्रभावित हुए हैं या हो चुके हैं या आगे भी होंगे चुनावों के कारण? और क्या बिहार को आर्थिक पैकेज मिलेगा? अभी तक तो ये लग रहा है कि मिलेगा, और अरुण जेटली भी कह रहे थे कि मिलेगा, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है, क्योंकि सरकार का निर्णय है, लेकिन आगे क्या होगा वो देखना अभी बाकी है। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जीवीएल नरसिम्हा राव प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ प्रवीण झा हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जाने माने, जेएनयू में पढ़ाते हैं, कई बार आपने हमारे साथ देखा उनको इकोनॉमिक इश्यूज पर। संजय सिंह हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं फर्स्ट पोस्ट के, जाने माने जर्नलिस्ट हैं। राकेश सिन्हा, अक्सर आप इन्हें स्टूडियोज में देखते हैं, कुछ देर पहले भी देखा होगा, और आरएसएस के थिंकर हैं, और हमारे कुछ सवालों के जवाब इनके पास भी होने चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ जीवीएल से। जीवीएल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हुआ, कुल मिलाकर उसमें एक चीज जो देखने में आई वो ये कि महागठबंधन की तारीफ करते अरुण जेटली नजर आए कि उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। जो वोट ट्रांसफर था, कम सीटों पर लड़े, लेकिन जहां पर लड़े वहां पर काफी सफलता हासिल हुई। कुल मिलाकर सिर्फ ये लगा उनको अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, कि अरिथमेटिक, गणित सिर्फ गड़बड़ हुआ है, ह्यूमन फैक्टर उन्होंने कहीं फैक्टर इन नहीं किया है। कादम्बरी जी, थोड़ा वॉल्यूम में, थोड़ा जो ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको आप स्टूडियो में कह दीजिएगा। तब तक मैं जो आपकी मोटी मोटी आपके प्रश्न को मैंने समझा, इसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। हमारे लिए आई थिंक ये हार बड़ी हार है, इसकी विश्लेषण हम करते हैं। हमारे लिए इसकी गलत विश्लेषण करने के लिए बहुत लोग बाहर से अपनी अपनी मर्जी से इसकी आकलन करते रहते हैं। इसका ज्यादा प्रभाव हम पर नहीं होगा।
हमें जो इसके लिए सबसे बड़ा मुख्य कारण चुनाव में, मैं भी चुनाव विश्लेषण करता रहा 20 साल तक, होता क्या है चुनाव में? चुनाव यदि एक किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ होता है तो उसमें हम क्या देखते हैं? एक तो नेगेटिव वोट होता है, यदि किसी को लोग पसंद नकारते हैं, उनके खिलाफ वोट करते हैं, जैसा हमने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी इरोजन हुआ वोट बेस में, वो एक बड़े नेगेटिव वोट था, कुछ हद तक पॉजिटिव भी था। और या किसी के पक्ष में बहुत ज्यादा पॉजिटिव वोट होता है। बिहार के चुनाव में न कोई नेगेटिव वोट हुआ हमारे खिलाफ, न कोई पॉजिटिव वोट हुआ गठबंधन के साथ, केवल एक वोटिंग एग्रीगेशन हुआ है, एक समेशन हुआ है। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस की वोट की इकट्ठा होने से उनकी जीत हुई। ये अपने आप में ये नहीं, आप भी जो जीवीएल बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, मेरी उम्मीद कर रही हूं कि आपका अब ऑडियो ठीक हो गया होगा। जो आप बोल रहे हैं, आप सिर्फ अर्थमेटिक की बात करें, क्योंकि यहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने देखा कि सिर्फ गणित की बात हो रही है। जो बाकी फैक्टर्स हैं, जो बयान की बात है, इन सभी चीजों को नकार दिया गया है। जिस तरह से एक आक्रामक कैंपेन जो है वो बिहार में वर्क नहीं किया, वहां के लोग शायद आज संयमित एक चीज देखने की कोशिश कर रहे थे अपने नेता को, लेकिन ये सारी चीजें शायद अभी तक फैक्टर इन नहीं की गई हैं। नहीं, कादम्बिनी जी, ये जो चुनाव, मैं एक विशेषज्ञ रूप में भी कहता हूं, आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, आपका अपना अधिकार है, लेकिन ये चुनाव पहले दिन से हमारे खिलाफ इसलिए था क्योंकि जो संख्या बल थी वो हमारे लिए एक 7% का फासला था। आरजेडी जेडीयू अलायंस के जो वोट शेयर है 2014 की, मैं 2010 से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 2010 के तुलना में हमारी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है वोट शेयर में, मैं उसकी कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। लोकसभा के तुलना में हमारी वोट शेयर, हमसे ज्यादा आरजेडी गठबंधन का 7% ज्यादा वोट था। वो 7% अब बढ़कर 7.5% हुआ है। तो इसलिए बहुत 2014 से लेके अब तक कोई अंतर नहीं हुआ। तो ये संख्या का खेल है। इसका उन्होंने, मैं समझता हूं नीतीश कुमार जी ने एक रणनीति उन्होंने अपनाई। ये जो स्टूप टू कॉन्कर, मतलब झुक के हमें जीतने की, क्योंकि उनकी अपनी सीट थी, उनकी अपनी सीट 116 सीट थी, उससे घटकर 100 सीटें पर लड़े, उसमें 71 सीट पाए, 45 सीट का नुकसान हुआ। उनका सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार जी का पार्टी का हुआ, 45 सीट। और सबसे ज्यादा फायदा हुआ लालू प्रसाद यादव जी को। उसी अलायंस के दो घटक दल है, एक का नुकसान, एक का फायदा। चलिए ठीक है, ये नंबर्स हम लगातार देख रहे हैं। ये नंबर्स हम लगातार देख रहे हैं। संजय हमारे साथ बने हुए। संजय, आपने लगातार बिहार में ट्रैवल किया है, लगातार बीजेपी को देखते रहे। सिर्फ ये कहना कि गणित गड़बड़ा गया, क्या ये काफी एक्सप्लेनेशन है, या सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिम्मेदारी फिलहाल एक किसी शख्स पर पिनअप नहीं की जा रही है इसलिए? देखिए, मुझे अगर जीवीएल, पहले वो शेफोलॉजिस्ट रहे, अब राजनीतिक नेता हैं, अगर जीवीएल ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए कह रहे हैं तो मैं मान सकता हूं कि टेलीविजन पे एक डिबेट करना है और पार्टी का पक्ष रखना है, तो ठीक है। लेकिन अगर ये उनकी सोच है और बीजेपी की सोच है तो मुझे लगता है कि फिर ये काफी उनकी पार्टी के लिए कंसर्न का इशू है। वो क्यों है? बीजेपी अभी तक केमिस्ट्री की बात करती रही थी। पार्लियामेंट चुनाव वो अरिथमेटिक पे नहीं जीते हैं, केमिस्ट्री पे जीते हैं, और उस केमिस्ट्री के कारण अरिथमेटिक बिल्ड हुआ है। उसके पहले के चुनाव, प्रदेश आफ्टर प्रदेश के जितने चुनाव हैं, अगर ये चुनाव शुरू से लोडेड था और ये पता था कि हमारे पक्ष में कुछ है ही नहीं, तो नरेंद्र मोदी को इतना मतलब दांव पे लगाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मेरी जिनसे भी बात हुई है, सब ये कहते रहे कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है बिहार को लेकर। 6 महीने वहां रहने की क्या जरूरत थी? हर जो चुनाव में पोस्टर यहां से वहां लगे हैं पूरे प्रदेश में, वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के पोस्टर्स हैं। बिल्कुल। तो ये जो चीज है, ये कह करके मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी अपना कोई बहुत फायदा करी। कई चीजें हैं। देखिए, एक और भी चीज है, ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट मोहन भागवत का स्टेटमेंट है, वो मैं मानता हूं, मैं राकेश जी से बात वो मैं मानता हूं, लेकिन उसके साथ बीजेपी के लिए ये एक चीज जरूरी होगी कि जो कैंपेन मोड था 2014 का, एक सक्सेस फॉर्मूला था जिसके तहत वो तुम चुनाव दर चुनाव जीते हैं। मतलब इनफैक्ट वो सिलसिला 2012-13 से शुरू होकर के 14 में पूरा जाकर के पीक कर गया, 15 में उसका ढलान आया। उस पे क्या सेम फॉर्मूला 2015 में वर्क कर रहा है? वो नहीं किया।
मतलब उस हाई पिच अग्रेशन का वो जो फॉर्मूला है और एक निगेटिव कैंपेन का वो नहीं किया। बीजेपी मुझे लगता है कि कहीं वो जो मैंडेट था 2014 का वो लार्जली इकोनॉमिक नेशनलिज्म से गाइडेड था। ठीक है, बाकी सेंटिमेंट्स बहुत सारे और सेंटिमेंट जुड़े हुए थे, लेकिन एक जो विकास था, एक जो ये था कि देश आगे बढ़ेगा, बिहार के लोग भी मुझे लगता है कि ये प्रखरता से ज्यादा सुनना चाहते थे, जो कि हुआ नहीं। जो बाकी चीजों में शोर शराबे में वो जाकर के दब गया। मतलब उधर से लालू प्रसाद यादव ने मुझे लगता है कि जो काम ज्यादा अच्छा किया। लालू यादव अदरवाइज काफी रिग्रेसिव वो बात करते हैं, लेकिन अपनी कंस्टिट्यूएंसी को वो चीज वो अपील कर रहे थे। बीजेपी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को अपील नहीं कर पाई। अगर उनका वोटर अग्रेसिव था तो बीजेपी का वोटर बोलने में तो अग्रेसिव था, वोट बूथ तक जाने में उसका अग्रेशन नहीं था। ये कई चीजें हैं जिसकी समीक्षा मुझे लगता है कि अगर बीजेपी ठीक से करे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब पब्लिक डिबेट के लिए ठीक हो सकता है कि आप, ठीक है, मैं जीवीएल आ रही हूँ, एक मिनट प्रवीण जी। मैं बस एक छोटी सी बात ये कहना चाहता था कि गणित को देखने का जीवीएल का बिल्कुल ये गलत गणित का तरीका है। हाँ। जब आप बात कर रहे हैं 2014 लोकसभा इलेक्शन की और अभी की, तो आपको ये भी देखना होगा कि लोकसभा इलेक्शन में जो है अलग अलग रहते हुए उनका क्या वोट परसेंटेज था। इस तरीके से अगर हम वोट परसेंटेज को एग्रीगेट करने लगे तो ये काफी गड़बड़ तरीका है। और उसमें अगर आप बीजेपी का देखें, बीजेपी को सिर्फ एक और सहयोगी मिला इसमें, अगर उसका आप देखें तो 29.86, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा मैं आपको दे रहा हूं, वो 29.86 से वो घट के 24 के आसपास पहुंच गया है। समस्या यहाँ पर तो अगर गणित को ही आपको देखना है तो फिर उसको जो है गलत विश्लेषण आप कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल गलत अभी आ रही है जीवीएल, अभी आप गलत कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों गलत है। बिल्कुल नहीं गलत है। मैं आपको कहता हूँ क्यों गलत है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, तीनों को मुझे मौका दीजिए। हाँ बिल्कुल आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। मौका दीजिए। आप गलत मुझे गलत संख्या बता रहे हैं, आपको मुझे करना है। आप मुझे, क्योंकि मैंने पहले शुरुआत में ही कहा है कि बहुत लोग इसकी गलत विश्लेषण में लगे हुए हैं। नहीं जीवीएल विश्लेषण देखिए, विश्लेषण कई प्रकार के होंगे। अभी पूरे 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, विश्लेषण कई प्रकार के होंगे, लेकिन मैं इस पर गणित पे बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहती हूँ। गणित आप लोग बैठकर करेंगे। देखिए, गणित का एक फैक्टर और भी है कि जीतन राम मांझी पिछले बार उनके साथ थे। हाँ। मांझी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जो महादलित चंक निकल के आना चाहिए था बीजेपी में, तो वो गणित का हाँ, लेकिन मांझी का हम से मैं हो गया ना। उनके बिल्कुल आप सही करें, हमसे वो मैं हो गया, आंकड़ा देखें अकेले ही वो बचे। मिला जुला के देखिए, मैं आपको जो इनका जो आंकड़ा है 29.86 लोकसभा का आंकड़ा जो बीजेपी का है, और अभी है 24.4%। सर वो उसमें बहुत सारे गणित कर रहे हैं, लेकिन मैं जीवीएल मैं आपसे नहीं गलत जानबूझकर गणित आप बहुत सारी गणित बताइए, मुझे पता है सर। एक मिनट, गणित आप बहुत बताइए, मुझे पता है। आप मुझे केमिस्ट्री बता दीजिए। बताऊंगा आप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। अरे मैं क्यों डिस्टॉर्ट करूंगा? इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट का डेटा है ये। गणित को छोड़ दीजिए, गणित हो सकता है गलत हो। वोट शेयर बताइए। नहीं, ये विधानसभा चुनाव है। ये विधानसभा चुनाव में दोनों का वोट प्रतिशत घटा है लोकसभा की तुलना में। देखिए, आप इस प्रकार की आप नहीं हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि उनका गणित गलत हो। जीवीएल आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप इस प्रकार का झूठे आंकड़े प्रस्तुत मत करिए। बिल्कुल, देखिए जीवीएल, आप अगर इस बात को नहीं समझ रहे हैं, आप ये बहुत प्रारंभिक समझ है ये। मैं आपको मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं गणित पे नहीं जाना आंकड़े क्या थे? मैं गणित देता हूं आपको आंकड़े। गणित आप बहुत करेंगे, आपको सुनने, आपको मैं झूठा साबित करूंगा। जीवीएल गणित आप लोग अभी अपने अंदर बहुत करेंगे। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट गणित आप बहुत करेंगे। जीवीएल मेरी बात सुने आप, इसके लिए वक्त नहीं है मेरे पास, इसके लिए वक्त नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि जो ये केमिस्ट्री की बात संजय कर रहे हैं, वो आपका कहां गड़बड़ाया? नहीं, मैं आपको इसकी जवाब देता हूं। ये जो गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं उसको मैं ठीक कर लेता हूं। हाँ, जल्दी से करिए क्योंकि टाइम नहीं है। मैं गणित पे नहीं लोकसभा में सुनिए लोकसभा में इस गठबंधन को मिला था 46% वोट, जो घट के अभी 41.9% हुआ है। हाँ। उन तीन पार्टियों का जो ऐड करके जो वोट है, तो मतलब विधानसभा चुनाव में छोटे दलों का और अन्य इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का वोट प्रतिशत ज्यादा होता है। हाँ। इसलिए उनका भी कुल मिलाकर वोट 4% घटा, हमारा 4% घटा, या हम एक्चुअली हमारा उससे आधा % ज्यादा कटा है। मैं इसको मानता हूं, पर लेकिन आप सेलेक्टिवली आंकड़े प्रस्तुत मत करिए। ठीक है, रिजल्ट थोड़ी बदल। मुझे आप ये बताइए जीवीएल, आप मुझे ये बताइए कि जो बयानों का जो केमिस्ट्री गड़बड़ाया है, उस बयान पर अभी भी किसी कार्रवाई की बात नहीं हो रही है?
कादम्बरी जी, पहले आप यदि फील्ड में गए हैं, कुछ आपके मित्र पैनल वाले गए हुए हैं, ये जो बयानबाजी और जो टेलीविजन में जो चर्चा होता है, खासकर जो नेशनल टेलीविजन पर जो चर्चा होता है, इसका दूर दूर तक बिहार में क्या, पटना में, अर्बन पटना के मोस्ट हाईली टेलीविजन प्रेजेंस होने वाले इलाकों तक नहीं है। इसका कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। पूरा चुनाव बीत गया, पूरा चुनाव बीत गया, आप हार गए, बुरी तरह से हार गए, तब भी आप कह रहे हैं कि बयानों का कोई असर नहीं। बड़ी आपत्ति है, बिहार को इतना डार्क स्टेट क्यों समझते हैं भाई? बिहार इतना डार्क स्टेट आप क्यों समझते हैं? मैं हर बार ये सुनता हूं कि बिहार में कोई टेलीविजन का इंपैक्ट नहीं है, कोई अखबार का इंपैक्ट नहीं है, तो भैया क्यों फिर ये करते हैं? इतना डार्क स्टेट क्यों समझते हैं? एक टेलीविजन, संजय भाई, यदि ये हमारे खिलाफ नेगेटिव वोट होता, हमारे वोट शेयर 4% महागठबंधन की वोट शेयर की बात मत करिए, हार जीत की बात करिए, हार जीत की बात। यहाँ बॉइल डाउन करके बात सिर्फ इतनी आई है कि कौन जीता है और कौन हारा है। हम हारे, बुरी तरह हारे। एग्जैक्टली। इससे कौन, इससे हम इसको स्वीकार करते हैं। इस हार के पीछे कहानी क्या है वो भी हम समझा रहे हैं, क्योंकि कहानी जो है, कहानी अभी आपका बहुत आत्ममंथन होगा। आप ही के पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि जो मोहन भागवत ने बयान दिया आरक्षण को लेकर, उसके कारण बहुत डैमेज हुआ। आप राकेश जी, आप बताएं कि क्या जो बयान आया वो जानबूझ के दिया गया? कुछ ये भी आ रहे हैं, जो व्यूज हैं वो ये भी आ रहे हैं कि क्योंकि मोहन भागवत बहुत सोच समझ के बोलते हैं, उन्होंने जानबूझ के ये बयान दिया। देखिए, मुझे थोड़ा मौका दीजिए, मैं इसको क्लियर कर दूं। हाँ, वक्त कम है इसलिए कम ही मौका दूंगी। हाँ। नहीं, मोहन भागवत जी ने 5 जन ऑर्गेनाइजर को एक साक्षात्कार दिया था दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर। हाँ। उसमें एक सवाल था आरक्षण के संबंध में। उन्होंने कहा कि आरक्षण के संबंध में एक अच्छी तरह से पुनर्विचार इसलिए होना चाहिए कि उसके 2 बातें हैं। जिन लोगों को आरक्षण की सुविधा मिल रही है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसको मिलते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, उनके में जो बहुसंख्यक वर्ग है वो अभी तक आरक्षण की सुविधा नहीं ले पा रहा है। ठीक है। इसीलिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में या सरकारी दफ्तरों में छोटे स्तर के भी आरक्षण के पद रिक्त पड़े रहते हैं, तो उनका एम्पावरमेंट किया जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। ये जो आप चीज अभी बता रहे हैं मुझे, ये पहले भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन साफ तौर पर ये एक्सप्लेनेशन जो है वो बिहार में लोगों ने नहीं, या तो समझा नहीं या कुछ ज्यादा अच्छे से मैं बता रहा हूं। देखिए, बिहार के लोग समझ गए, वोटिंग पैटर्न पर इसका 0.11% भी असर नहीं पड़ा। हुआ ये कि आक्रामकता के लिए, स्टेज पर भाषण देने के लिए, नारेबाजी करने के लिए और टीवी स्टूडियो में डिबेट हुआ। अभी चुनाव खत्म हो गया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोहन भागवत जी ने जो कहा उस विषय पर लालू जी, नीतीश जी और मायावती जी को विचार करना पड़ेगा कि वह वर्ग कब तक आरक्षण को देखता रहेगा। आगे की बात छोड़ दीजिए, आगे की बात छोड़ दीजिए। मुझे आप ये बताइए संजय, आप जो बयान आया उस पर कह दो, जो बयान आया है। नहीं, ठीक है, मैं फिर उस पर वापस आ रही हूँ। हुकुमदेव नारायण यादव ने बोला है कि आरक्षण का बयान जो था वो लोगों को डरा गया। यहाँ पर राकेश जी कह रहे हैं कि वो स्टेज से बोलने के लिए बहुत अच्छा था। अगर स्टेज से बोल रहे हैं, मान लीजिए मैं जीवीएल की बात 2 मिनट के लिए मान भी लूं कि टीवी बिहार में कोई नहीं देखता है, कोई इंपैक्ट नहीं होता है, ठीक है, अगर 2 मिनट मान लूं, लेकिन स्टेज से जो कैंपेन कर रहे थे नेता, जो 500 सभाएं लालू यादव और नीतीश कुमार ने की, और जो बीजेपी के सारे नेता वहां पर चुनाव में आरक्षण के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, तो वो ऐसे ही था। देखिए कादम्बनी, एक तो राजनीति परसेप्शन का खेल है। ये मोहन भागवत भी समझते हैं, ये मोदी जी से बेहतर कौन जानता है? मोदी जी भी समझते हैं। और उस परसेप्शन में क्या सही है क्या गलत है, उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं था। आज जो हुकुमदेव नारायण कोई डिसग्रंटल्ड लीडर बीजेपी के नहीं है, काफी पुराने नेता हैं और काफी मंजे हुए नेता हैं। अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत, हुकुमदेव नारायण ने पार्लियामेंट्री डिबेट में बजट पे जो भाषण दिया था वो लोगों ने काफी सराहा था। उनके विपक्षी भी और पक्ष के लोग भी और नरेंद्र मोदी भी काफी सराहे थे। वो जो आज बात कह रहे हैं वो गांव से जमीन पे उन्होंने जो बात सुनी है वो कही है। क्या कहा, कैसे कहा, क्या पहुंचा, लोगों में किस तरह से पहुंचा। देखिए, राजनीति में एक वर्ड को उलट दिया जाता है। एक वर्ड पे दूसरा पक्ष, चुनाव हो रहा है, ये वॉर सिचुएशन है, उसमें उन्होंने उस चीज को पलट दिया। एक सवाल है मेरा, एक प्रति प्रश्न मुझे पूछने दीजिए। यदि मोहन भागवत जी का वो साक्षात्कार नहीं आता तो गठबंधन को कितने कम सीट मिलते और बीजेपी को कितने अधिक सीट मिलते? नहीं, ये बता दें जो लोग, नहीं, अरे ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो लोग दावा करते हैं मोहन भागवत जी के बयान के कारण गठबंधन जीत गया और भारतीय जनता पार्टी हार गया, तो क्या गठबंधन की 20 सीटें कम हो जाती है? क्या परसेंटेज ऑफ वोट चेंज हो जाता है? बड़ा सिंपल सा इसमें सवाल है
कि अगर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ना था तो फिर किसी नेता ने इसको स्टेज से बोलना नहीं था। देखिए, जब चुनाव में आरोप लगेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। सवाल उठता है आरोप किसी कारण से लगे। देखिए, एक बात जान लीजिए कि जिन लोगों ने आक्रामक तरीके से एक पॉलिमिकल डिबेट करना शुरू कर दिया कि संघ आरक्षण का विरोधी है, वो संघ का प्रस्ताव नहीं पढ़ रहे। संघ कोई 10 साल पुराना संगठन नहीं है, 1925 का संगठन है जो दलितों में, आदिवासियों में सबसे अधिक काम करता है। इससे संघ का जमीन पर कोई असर नहीं, इन बयान का जमीन पर वास्तव में कोई असर नहीं हुआ। कोई सर्वेक्षण कराकर देख ले कि अगर 0.1% भी वोटिंग पैटर्न चेंज हुआ है क्या? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के अंदर से आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जीवीएल जो कहा है हुकुमदेव नारायण यादव ने, आप क्या उससे आप मानते हैं या आपको लगता है कि वो भी ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? कादम्बरी जी, मेरे अनुभव में, और पार्टी का वक्तव्य तो आपने सुना ही है जी, बिल्कुल। तो मेरे अनुभव में कैंपेन में किसी बयान के कारण किसी प्रकार की पूरे सत्ता पलट सकती है, कि उस पर बहुत असर होता है, मैंने अपने अनुभव में नहीं देखा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है केवल एक स्टेटमेंट के कारण उसका कुछ बहुत असर हुआ होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है। भरपूर कोशिश किया था गठबंधन ने उसको मिस रिप्रेजेंट करने के लिए, उससे राजनीतिक लाभ लेने के लिए, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि किसी प्रकार, किसी एक बयान से किसी प्रकार का परिस्थिति बदल सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि जनता भले ही सुनने गई हो, सारे उसने बयान और काउंटर बयान सुने, लेकिन उनका जिसको कहते हैं कि माइंड वॉज मेड अप, ये सब सुनने के पहले ही। कादम्बरी जी, आपको दोहराना होगा। मैं कह रही हूँ कि जब जो चीज आप बोल रहे हैं उसका ये भी एक मतलब निकलता है कि चाहे किसी भी नेता ने कुछ भी बोला हो, लेकिन जनता पहले ही मन बना के बैठी थी कि किसको वोट देना है। ऑनेस्टली आपने जो कहा वो 90%, 95% यही सही है। चुनाव में जो सबसे बड़े जो फैक्टर होता है, चुनाव में जनता काफी पहले मन बना चुकी होती है। सबसे बड़े फैक्टर इसमें जो बदलाव ला सकते हैं वो है एक उम्मीदवार, कैंडिडेट, और कैंडिडेट्स पॉपुलैरिटी, लोकल एक्सेप्टेबिलिटी, जाति एक बड़ा फैक्टर होता है। बट लेकिन कोई सी कैंपेन में कोई वक्तव्य देने से इलेक्शन इधर उधर हो जाता है, ऐसा मेरे अनुभव में इस देश में एक चुनाव भी नहीं है। आपका भी बयान है, जेटली जी का भी बयान है कि एक बयान से चुनावों पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन आने वाले दिनों में अभी और आत्ममंथन होगा। हम देखेंगे कि और क्या क्या निकल कर इससे आता है। विष, अमृत, सब कुछ मंथन में तो बहुत कुछ निकलता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं।